हिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 से भारतीय इतिहास समान परिचय जानेंगे। क्या है भारतीय इतिहास? इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस था। किसने स्पष्ट किया था कि इतिहास के समस्त निष्कर्षण युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? थियोसीडाइस ने। आगे की द हिस्ट्री के रचनाकार के नाम क्या है? हेरोडोटस है। आगे के इतिहास के पिता की पदवी किसको दिया जाता है? हेरोडोटस को। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? हेगेल का। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास के कभी कुछ नहीं सीखता है, यह कथन किसका है? हेगेल का। किसका कथन है कि समस्त इतिहास बड़े संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स। कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। आगे कि किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवादी के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया में किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? द्वंद्वात्मक भौतिकवादी से। इतिहास की विगत की राजनीतिक है, किसका है? सीले का। आगे चलते हैं। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनना है। कहता है कि स्वॉक आउट का संबंध कहना था कि यह सच है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। फिर ट्रेविलियन का कहना था कि इतिहास का मत वैज्ञानिक नहीं है। कॉलिंगवुड का कहना था कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी का कहना था कि इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। आगे चलते हैं। किस इतिहास अर्थशास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो बेनेडिक्टो क्रोच ने। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतर्विहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? E.H. कॉर ने। आगे की तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? बिफोर क्राइस्ट। कहते तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी। आगे वर्ष 50 ईस्वी पूर्व में वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। वर्ष 1015 जो है किस शताब्दी में आता है? 11वीं शताब्दी में आता है। आगे की सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से प्रयोग करना है। विक्रम संवत हो जाएगा आपका 58 ईस्वी पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी पूर्व, गुप्त संवत 312 ईस्वी पूर्व, कलिंग संवत 3102 ईस्वी पूर्व। आगे चलते हैं। आगे है विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में होता है? कनिष्क के समय 78 ईस्वी पूर्व में। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। गुप्त संवत 319 से 20 को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राजरोहण के स्मारक के रूप में। आगे के निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में प्रारंभ हुआ था, सही है। शक संवत सन 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ये भी सही है। गुप्त संवत 319 प्रारंभ होती है, ये भी सही है। आगे है, तीनों सही है, 4 गलत है। आगे की हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राजरोहण के उपलक्ष्य में। वह कौन सा संवत है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संवत भी कहलाता है? त्रिकूट संवत। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रमादित्य क्या हो जाएगा आपका? 6, विक्रमादित्य 6 ने। आगे चलते हैं। किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त था? लक्ष्यसेन को। कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। विक्रम संवत 2070 ईस्वी को संवत के निरूपित करने का मान होगा 2013 में। आगे विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? 135 वर्ष का। पुलकेशिन द्वितीय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांक है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष 600 हो जाएगा। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 663 ईस्वी में हुआ था, तो शक संवत क्या हो जाएगा?
1928 सकें हो जाएगा। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है? भौतिकी अवशेष के क्रमिक निक्षेप को। आगे कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? बिलॉयड लिवी ने। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए कौन सा अपनाया जाता है? कार्बन 14। आगे के कार्बन डेटिंग की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है जीवाश्म। आगे प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? जब मानव ने लिखना सीखा था। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? 600 ईस्वी पूर्व से। सिंधु सभ्यता को अधैतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमाण मिलता है लेखन का। शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना चैत ग्रेगरी कैलेंडर की किस तारीख से प्रारंभ होता है? 21 मार्च और लीप वर्ष में 22 मार्च को, लीप वर्ष में 21 मार्च को। आगे चलते हैं। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास दो भागों में बांटा था? सेलेरियस ने। आगे चलते हैं। किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दिए थे? अल-बरूनी ने। आगे चलते हैं। बीते हुए युगों की रचनाओं के संबंध में जानकारी देने वाला स्रोतों को कहा जाता है ऐतिहासिक स्रोत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऐतिहासिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं, जो सही है। यही सही नहीं है। कौन सही? यही सही है, यानी कि ऐतिहासिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई थी? ऋग्वेद में। आगे की कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथों का अंग नहीं माना जाता है? पुराण। बाकी बात संगीता माना जाता है, ब्राह्मण माना जाता है, उपनिषद माना जाता है। कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में नहीं है? महाभारत। त्रिपीठक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। जातक बौद्ध का। मिलिंद पन्हों राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षुओं के बीच संवाद के रूप में है? नाग से। आगे की किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया था? राजनीतिक नीतियों पर। कलहन की पुस्तक का नाम क्या? राजतरंगिणी है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम पतंजलि है। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन सा अग्निमित्र था? हर्षरीत किसके द्वारा लिखी गई थी? बाण भट्ट के द्वारा। विक्रमाचरित्र के रचनाकार का नाम बिल्हन था। चंद्रवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम जो पृथ्वीराज रासो था। आगे चलते हैं। आगे की कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौर सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। जियोग्राफिका की रचना किसने किया था? स्ट्रैबो ने। प्लिनी का पुस्तक का नाम नेचुरल हिस्टोरिया है। पेरिपल्स ऑफ पिथियन सी की रचना किसने किया था? अज्ञात नामा यूनानी लेखक ने। फयान कहाँ का निवासी था? चीन का। फयान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हैंत्सोंग। 9वीं शताब्दी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान किस साम्राज्य को रूमा का करके संबोधित किया था? पाल को। अल-बरूनी किसके शासनकाल के इतिहासकार था? महमूद गजनी। कहता है कि यात्री इबन बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब आगे है। भारत के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? देवराय द्वितीय। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1861 में। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। आगे के निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 में हुई थी। आगे चलते हैं। आगे की सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी। आगे चलते हैं। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक क्या है? सिक्कों का अध्ययन है। आगे एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से 4 वैदिक देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था? अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। आगे कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में? प्राकृत और ब्राह्मणी में। कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर एकूना से। अशोक के मनसेहरा एवं शवाजगंडी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया था? खरोष्टी को। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी।
आगे चलते हैं। हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुफा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा लिखा गया था? शक क्षत्रप रुद्रदामन के द्वारा। आगे के काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? रुद्रदामन के। आगे किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? आपका महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। आगे चलते हैं। आगे है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियां का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? प्रयाग में। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त। मेहरैली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस नदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? चौथी सदी में हुआ था। दिल्ली के महरौली के कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी कृति है? चंद्र का है। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? एरन अभिलेख में। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था? भानुगुप्त से। एहोल प्रशस्ति का रचना रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? पुलकेशिन द्वितीय। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? एहोल अभिलेख से। कथक कि कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में होता है? एहोल अभिलेख में। आगे अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रावधान प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? राजराज प्रथम ने। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? उत्तरोत्तर मेरू में। आगे भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? 600 ईस्वी पूर्व में। आगे चलते हैं। भारत में प्राचीनतम मुद्रा का माना जाता है हाथ सिक्के। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाए थे? इंडो बैक्टीरियन ने। आगे की किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? कुषाणों ने। सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? सीसा के। आगे किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कुषाण शासकों ने। आगे चलते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में। किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? अरकमेडू से। भीमबेटिका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। आगे के प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम जानते थे? स्वर्णभूमि। अंकोर वाट मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। आगे की प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? लैटिन में। चर्चनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? अरबी में। आगे चलते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में अतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? मागध का। चीनी यात्री संगयुगन ने भारत की यात्रा किया था 518 से लेकर के 522 ईस्वी में। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ था? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। आगे की रवातक अभिलेख संबंधित है कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हेरोडोटस ने। किसने ब्रह्मा एवं खरोष्टी लिपियों को उद्भावित किया था? जेम्स प्रिंसेप ने। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी? खरोष्टी। आगे है प्रागैतिहासिक काल 3 लाख से लेकर के 600 ईस्वी पूर्व तक चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्मस्थली माना जाता है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। आगे किसे मानव जाति का पालना कहा जाता है? वो कहा जाता है आपका अफ्रीका को। आगे की निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मानव के विकास को कालानुक्रम दर्शाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हेमो इरेक्टस, नियांडरथाल तथा क्रोमैग्लिन। आगे की किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस को। आगे किसे मानव माता माना जाता है? लूसी को। आगे चलते हैं। आगे की सबसे पहले मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव से प्रजातीय रूप में भिन्न था उसे सामान्यतः जाना जाता था फिथेक्रेंथोपस के रूप में। आगे के भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? नर्मदा घाटी में। होमो इरेक्टस एक कपाल में किस स्थल से प्राप्त हुआ था? नर्मदा घाटी हथनौरा से। आगे किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है? तो कहा जाता है आपको पिथेकेंथ्रोपस को। आगे चलते हैं। किसे आग की निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय दिया जाता है? तो होमो इरेक्टस को। आगे चलते हैं। आगे है कि किसे मृतक का अंतिम
संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है निएंडरथाल को। आधुनिक मानव के हल का पूर्वज माना जाता है क्रो-मैग्लिन मनुष्य को। कौन नवीनतम साझा जाता है क्रो-मैग्लिन मानव। प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है क्रो-मैग्लिन से। आधुनिक मानव को विज्ञान भाषा में क्या कहा जाता है होमो सेपियंस। आगे किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कला संस्कृति खोज हुई थी पल्लावरम। भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूट को कब मिला था तो 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फूट जिन्हें भारत में पूर्ण परमाणविक उपकरण की खोज की थी मूलतः थे वो एक भूवैज्ञानिक। आगे किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक माना जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को। आगे चलते हैं। आगे है आपका भारत के ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है हथनोरा से। पुरापाषाणिक कालीन मानव का जीवन पूर्णतः था प्राकृतिक था। पुरापाषाण काल मानव का मुख्य धंधा क्या था शिकार खेलना था। पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था शिकार। पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या थी आग जलाना। भारत में पूर्ण प्रशस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे स्फटिक। सोहन संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है पुरापाषाणिक संस्कृति। आगे चलते हैं। किस स्थल से पुरापाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं तो नहीं हुए आपका आहार से। कहाँ से पुरापाषाणिक अवशेष मिले हैं पंजाब से। सिंहावल एक पुरास्थल है निम्न पुरापाषाण संस्कृति का। निम्न पुरापाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता है। आगे है कि संघावों गुफा पुरास्थल किस काल का है मध्य पुरापाषाण काल का है। आगे कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है बिदारनी नहीं सेल्ट, जबकि है कुल्हाड़ी है गड़ासा है बिदारनी है सेल्ट नहीं है। आगे चलते हैं कि उच्च पुरापाषाणिक हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है बेलन घाटी से। आगे के किसे फलक संस्कृति कहा जाता है उच्च पुरापाषाणकालीन संस्कृति को। कौन संस्कृति फलक संस्कृति। आगे किस प्रागैतिहासिक पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे कवक मिले हैं पटने से। कहाँ से पटने से। आंध्र प्रदेश का मुक्तला चिंतामनुगावी सिराश्रय किस रूप में जाना जाता है भारत में उच्च पुरापाषाणिक हड्डी सिंगों से बने उपकरणों के सर्वाधिक समृद्धि प्राप्ति स्थल के रूप में। आगे कि नीचे दिए गए संस्कृतियों का सही कालक्रम कौन सा हो जाएगा कहता है कि एबेविलियन फिर हो जाएगा एसुलियन फिर हो जाएगा मुस्तिरियन फिर हो जाएगा मैगडेलियन। एबेविलियन एसुलियन मुस्तिलियन और मैगडेलियन। आगे चलते हैं। आगे के पुरापाषाण काल में नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को कहते हैं मध्यपाषाण काल। पुरापाषाण काल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है बागौर से। किस काल में माइक्रोलिथिक का उपयोग किया गया था मध्यपाषाण काल में। आगे चलते हैं। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है मध्य प्रदेश में। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है गुफाओं के चित्र के लिए। आगे किस मध्यपाषाणकालीन पुरास्थल से मृगशृंग के छल्लों की माला के प्रमाण मिले हैं मदहास से। आगे है आपका निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं बागौर से। कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। आगे की सराय नहार और मदहा संबंधित है गंगा घाटी के मध्यपाषाण संस्कृति से। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका से। आगे किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं लेखनीय शिलाश्रय 1 से। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले खोजा गया था कौन सबसे पहले खोजा गया था भीमबेटका फिर खोजा गया आपका जौरा यानी कि 2 और 3 सही है। आगे चलते हैं। पुरातात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जाता है कि लोग मृतकों के अंत्येष्टि संस्कार से पहले बार परिचित हुए थे मध्यपाषाण काल। आगे के पास युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था कुत्तों को। आगे भारत में मानव अर्थी पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिले हैं मध्यपाषाण काल से। आगे की किस प्रदेश से मिले मध्यपाषाणिक पुरास्थल की टेरी स्थल कहा जाता है तमिलनाडु को। आगे चलते हैं। आगे है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नवपाषाणकालीन मानव जीवन की विशेषता क्या थी। खेतीबाड़ी थी पशुपालन थी अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी थी यही तीनों थी। आगे चलते हैं। आगे की मनुष्य किस काल में खाद्य संग्रह
से खाद्य उत्पादन बना था नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे मेहरगढ़ से। आगे प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पश्चिमी बलूचिस्तान में। आगे मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूँ। आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्थल पर गेहूँ एवं जौ की खेती के सर्वाधिक प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़ से। आगे किस एक स्थल से जंगली तथा बोए जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियां के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? बेलन घाटी से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा से। खाना बदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया था? नवपाषाण काल में। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है? कालपी से। आगे किस नवपाषाण कालीन पुरास्थल से गर्त निवास का प्रमाण मिलते हैं? बुर्जहोम से। आगे के किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है? गुप्त से। आगे की नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से। नीचे दिए गए हैं तो हो जाएगा आपका 1 और 2, गुप्त और बुर्जहोम से। आगे चलते हैं। आगे है कि भारत में कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढे में रहते हैं। इस बात का संकेत खुदाई निम्नलिखित में मिला था कश्मीर में। गर्त निवास निगड्ढा घर किस संस्कृति का विशेष लक्षण है? कश्मीर घाटी और नवपाषाण संस्कृति का। आगे कि दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं कि नवपाषाण युग के मवेशी रखने की बस्तियों के अवशेष हैं। राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है? दक्षिण भारत से। चौक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कारक माना जाता है, किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जहोम में। मानव संसाधनों में बकरी दफनाए गए थे मेहरगढ़ में। कुत्ता बुर्जहोम में और बकरी मेहरगढ़ में। अब कथन कहता है कि प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों में से नवपाषाण कालीन उपकरण का उल्लेख हुए हैं, जो आपका क्या हो जाएगा? सही है। आर आया आपका कारण कि अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म असंस्करणों का विकास तथा उपयोग हो, ये भी गलत है। आगे चलते हैं, केवल एक सही है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो बरूडीह नहीं है, बाकी बात चिरांद है, चेचर कुतुबुपुर है और ताराडीह है। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कहता है कि पांडु राजार टीवी हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। कुचाई उड़ीसा। दाओजली हेडिंग असम। पायन थोड़ लंग 3 हो जाएगा मेघालय। चलिए आगे चलते हैं। आगे की सूची 1 को 1 2 3 4 हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कोल्डीवा उत्तर प्रदेश में, उतनूर आंध्र प्रदेश में है, हुल्लूर कर्नाटक में है, पैम्पल्ली तमिलनाडु में। कोल्डीवा उतनूर आंध्र प्रदेश, हुल्लूर कर्नाटक और तमिलनाडु पल्ली हो जाएगा पैम्पल्ली। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग। किस युग में मनुष्य ताम्र और पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था, उसे किस नाम जाना जाता था? चालकोलिथिक एज। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था तांबा। आगे कौन सा एक कथन सही नहीं है? दक्षिण भारत में गुंटूर एवं करनूल में पुरापाषाणिक कब्रें मिली है, जो सही है। बाकी बात सभी गलत है। कौन सही नहीं है? तो सही नहीं हो जाए, ये सब सही है। भारत में पुरापाषाणिक मानव अग्नि के प्रयोग से परिचित था, सही है। कैमूर श्रेणी एवं मिर्जापुर जिले में पुरापाषाणिक चित्रशाला मिली है, जो सही है। उत्तर भारत में ताम्र युग तथा आरंभिक युग लौह युग की पृथक पहचान की जा सकती है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण युग के तुरंत बाद लौह युग आरंभ होता है, यही गलत है। आगे चलते हैं। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पुरापाषाण काल आखेट एवं खाद्य संग्राहक। पुरापाषाण काल हो जाएगा आखेट या खाद्य संग्राहक। मध्यपाषाण काल आखेट एवं पशुपालक। नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक। ताम्रपाषाण काल कृषक। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पुरापाषाण काल शिलाश्रय अधिवास। पुरापाषाण काल शिलाश्रय अधिवास। मध्यपाषाण काल नदी तट आवास। नवपाषाण काल हो जाएगा मध्य हो जाएगा नदी तट। नव हो जाएगा आपका गर्त आवास। ताम्रपाषाण काल हो जाएगा कच्चे एवं पक्के मकान। आगे चलते हैं। आगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। अतिरिक्तक्कम पुरापाषाण काल। चौपनी मांडो मध्यपाषाण काल। कुल्ली प्राक हड़प्पा। इनामगांव ताम्रपाषाण काल। आगे चलते हैं। आगे है आपका कि मानचित्र पर दिए गए विचार कीजिए, करना है विचार। मेहरगढ़ कालीबंगा कोट दीजिए और सुतकोरदा। मेहरगढ़ कालीबंगा कोट दीजिए और सुतकोरदा।
आगे की प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल तम्बावती के नाम से जाना जाता था? आहार। आगे चलते हैं कि नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार करना है। फिर वही बात, मालवा संस्कृति का चित्र है। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आहार संस्कृति दक्षिणी पूर्व राजस्थान, कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश, आहार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, कायथा पश्चिमी मध्य प्रदेश, सालदा पश्चिमी सौराष्ट्र महाराष्ट्र और प्रभा संस्कृति दक्षिणी पश्चिमी गुजरात। आगे चलते हैं, आगे की सूचियों को सूची 2 से मिलाना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश नवदा टोली संस्कृति, पश्चिमी मध्य प्रदेश नवदा टोली और पश्चिमी बिहार चिरांद संस्कृति, अब पश्चिमी महाराष्ट्र जोड़वे संस्कृति, पश्चिमी गुजरात रंगपुर संस्कृति, पश्चिमी बिहार हो जाएगा चिरांद। आगे चलते हैं, आगे कि निम्नलिखित में से किस स्थल से ताम्र निर्मित सारथी युक्त का रथ खिलौना मिला है? दैमाबाद से। आगे चलते हैं, आगे है निम्नलिखित में से किस स्थल से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं? इनाम गांव से। कहाँ से? इनाम गांव से। आगे किस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले मिश्रित मृदभांड चित्रित मृदभांड के सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो मालवास। ताम्रपाषाण या ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख करके दफनाते थे? उत्तर और दक्षिण की ओर करके। सूची उनको टूटी मिलाना है। महाराष्ट्र क्षेत्र हो जाएगा महाराष्ट्र क्षेत्र में क्या करता था कि सबको मुर्दा को उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफना देता था। दक्षिण क्षेत्र में सबको पूर्व पश्चिम में, फिर पश्चिमी भारत में पूर्व समाधान और पूर्वी भारत में आंशिक समाधान था। आगे चलते हैं, आगे के निम्नलिखित में से काल अनुक्रम व्यवस्थित करना है। पाषाण काल हो जाएगा आपका पहले, दूसरा का हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण काल, कस काल, फिर लोह काल। आगे है भारत में लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम आरंभ हुआ था 1300 ईस्वी पूर्व में। उत्तरी भारत में गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था 1000 ईस्वी पूर्व में। कौन सा कथन लौह काल से संबंधित नहीं है? तो पूर्व वैदिक काल के आर्यों के लोहे का ज्ञान था, यही संभव नहीं। आगे चलते हैं, बाकी बात सभी संभव है कि भारत में लोहे का आरंभ 1300 ईस्वी पूर्व में हुआ था, सही है। उत्तरी भारत के गंगे घाटी में लोहे का प्रयोग 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ था, सही है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का लोहा का ज्ञान था, ये सही है, पूर्व वैदिक काल में। आगे चलते हैं कि प्राचीन भारत की द्वितीय नगरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमने से हुई थी, प्रधान रूपेण आधारित थी लौह तकनीकी के प्रसार पर। आगे चलते हैं, आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से 7 सम्मिलित कीजिए। कहता है कि अंतरेजी खेरा उत्तर प्रदेश, न हो जाएगा आपका राजस्थान, चिरांद हो जाएगा बिहार और मही पादल हो जाएगा पश्चिम बंगाल। बस आज यहीं तक।